जरा कल्पना कीजिए एक दृश्य की। रात का गहरा सन्नाटा है, सर्दियों की एकदम घनी धुंध जो सीधा हड्डियों तक में ठंडक पैदा कर दे, और एक बिल्कुल सुनसान सड़क। उस सड़क पर एक खाली कैब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अंदर कोई सवारी नहीं है, कोई हलचल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक डरावने सामने जैसा माहौल है। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी नजर उस कैब के डैशबोर्ड पर लगे चालू मीटर पर पड़ती है, तो वहां लाल चमकते हुए अक्षरों में कुछ ऐसा लिखा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस मीटर पर लिखा है, अगली सवारी तुम, यानी नेक्स्ट पिकअप यू। जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जरा सोचिए अगर आपके सामने ये लिखा आ जाए तो क्या होगा। ये सच में एक ऐसी छवि है जो मतलब सीधे हमारे दिमाग के सबसे गहरे डर को ट्रिगर करती है। रात के अंधेरे में अकेले होने का डर तो खैर स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी भयानक ये एहसास है कि कोई अनदेखी अज्ञात ताकत अंधेरे में छुपकर आपका इंतजार कर रही है। हाँ, और हम अनजाने में उसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बेबसी का सबसे बड़ा डर है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही खौफनाक और रहस्यमयी कहानी है, जिसे द लास्ट फेयर ऑफ शांति विहार के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि इस चर्चा के जरिए हम उस कैब के अंदर मौजूद घुटन भरे सन्नाटे की परतों को खोलेंगे। और हमारे जो स्रोत हैं वो साफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है। ये असल में दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली रात किसी भी इंसान के वजूद को, मतलब उसकी पूरी सच्चाई को जड़ से उखाड़ सकती है। बिल्कुल। तो चलिए सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज की उन खाली सड़कों से, जहां रात के 2:17 हो रहे हैं। देखिए, ये जो समय है ना और ये जो माहौल है, ये दोनों ही कहानी की नींव रखने के लिए बहुत अहम है। रात के 2:15 का मतलब है कि शहर पूरी तरह से गहरी नींद में है। एकदम सुनसान। हाँ, एकदम सुनसान। चारों तरफ एक भारी दमघोटू धुंध छाई हुई है जो विजिबिलिटी को लगभग खत्म कर देती है। और इस धुंध के बीच हमारा जो मुख्य किरदार है, राघव। 35 साल का एक कैब ड्राइवर। सही कहा, 35 साल का कैब ड्राइवर, जिसने एक पुरानी घिसी हुई सी जैकेट पहनी है। और उसके चेहरे की जो लकीरें हैं या उसकी आंखों में सालों की जो थकान है ना, वो साफ बताती है कि वो अपनी जिंदगी से कितना हार चुका है। मतलब पूरी तरह से थका हुआ इंसान। ये दृश्य मेरे दिमाग में ना किसी डार्क रूम में डेवलप हो रही पुरानी तस्वीर की तरह छप जाता है। मतलब सड़क पर टिमटिमाती हुई नारंगी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। कार के अंदर डैशबोर्ड की एक हल्की हरी रोशनी राघव के उस थके हुए चेहरे पर पड़ रही है। और सब कुछ बिल्कुल शांत है। हाँ, सब कुछ शांत है। और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए उसके फोन पर एक पिंग की आवाज आती है, एक नई बुकिंग। अब रात के 2:15 जब सड़क पर एक इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं दिखता, तब एक बुकिंग आना ही अपने आप में अजीब है। बहुत अजीब है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब राघव स्क्रीन पर देखता है पिकअप लोकेशन है ओल्ड सिविल लाइंस और ड्रॉप है शांति विहार कॉलोनी। और राघव खुद बुदबुदाता है कि वो जगह तो अब है ही नहीं। और यहीं से कहानी मनोविज्ञान के एक बहुत गहरे हिस्से में एंट्री लेती है। देखिए, शांति विहार कॉलोनी सालों पहले बंद हो चुकी है। अब सामान्य तर्क या हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर कोई जगह अस्तित्व में ही नहीं है तो वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इंसान को तुरंत वो बुकिंग कैंसिल कर देनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, या शायद मुझे इसमें कुछ और नजर आ रहा है। मतलब क्या ये सिर्फ एक भूतिया कहानी का आम तरीका नहीं है जहाँ किरदार जानबूझकर खतरे की तरफ जाता है, या फिर क्या ये कोई अलौकिक सम्मोहन है जो उसे वहां खींच रहा है? क्योंकि एक आम इंसान तो खतरे का ये संकेत देखकर गाड़ी घुमा लेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये अलौकिक सम्मोहन से ज्यादा ना मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही वास्तविक स्थिति है, जिसे हम मनोविज्ञान में कॉग्निटिव फटीग कहते हैं। मतलब चरम मानसिक थकान। अच्छा, कॉग्निटिव फटीग। हाँ, जब इंसान का शरीर और दिमाग बहुत लंबे समय तक बिना आराम के काम करता है तो मस्तिष्क का वो हिस्सा जो तर्क और खतरे को मापता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना लगभग बंद कर देता है। ओहो, मतलब दिमाग सुन पड़ जाता है एक तरह से। बिल्कुल। और इसके बाद दिमाग का एक दूसरा हिस्सा जो हमारी आदतों और रोजमर्रा के कामों को कंट्रोल करता है, जिसे बेसिल गैंग्लिया कहते हैं, वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो राघव इस समय कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है। वो तो बस ऑटो पायलट मोड में है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। वो ऑटो पायलट में है। वो बस एक मशीन की तरह एक पिंग सुनता है और बिना सोचे समझे उस दिशा में चल पड़ता है। ये असल में एक इंसान का अपनी ही दिनचर्या का गुलाम बन जाना है। बाप रे, ये वाकई डरावना है कि हमारी अपनी ही थकान हमें कैसे धोखे में रख सकती है। और फिर राघव गाड़ी को उस सुनसान सड़क की तरफ मोड़ लेता है। वहां का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक पुरानी खंडहर हो चुकी सड़क जहां सिर्फ एक अकेली स्ट्रीट लाइट झपक रही है। और उस टिमटिमाती पीली रोशनी के ठीक नीचे वहां एक औरत खड़ी है। उसने एक गहरे लाल रंग की ड्रेस पहनी है, बाल खुले हुए हैं और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी पीली चमक है जो किसी भी जिंदा इंसान की तो नहीं हो सकती। देखिए, इस दृश्य का हर एक हिस्सा ना शिकार को फंसाने के लिए तैयार किया गया है। लाल रंग का जो मनोविज्ञान है वो बहुत दिलचस्प है यहाँ पे। लाल रंग हमारे दिमाग में खतरे, खून और किसी तीव्र भावना का संकेत देता है। एक तरह का अलर्ट है। हाँ, अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पीली और बेजान चमकती त्वचा मृत्यु या किसी अप्राकृतिक चीज का संकेत दे रही है। ये जो विरोधाभास है, ये देखने वाले के दिमाग को पूरी तरह उलझा देता है। और सबसे अजीब बात क्या होती है, वो औरत बिना कोई आवाज किए बिल्कुल खामोशी से कैब का पिछला दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। कोई बातचीत नहीं, कोई सामान्य बातचीत नहीं, कोई नमस्ते या हेलो नहीं। और जब राघव अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए रियरव्यू शीशे में देखकर पूछता है कि कहाँ चलना है मैडम, तो उसका जवाब इंसान को अंदर तक जमा देने वाला होता है। हाँ, वो जवाब वह एक अजीब सी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, तुम पहले से जानते हो। बाप रे, ये वाक्य सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कार के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई हो।
मतलब ये जवाब किसी अनजान इंसान से सुनना ऐसा है जैसे कोई सीधा आपके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। बिल्कुल, तुम पहले से जानते हो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई इत्तेफाक से हुई मुलाकात नहीं है। एक सोची समझी चाल है। हाँ, वो औरत राघव को ये एहसास दिला रही है कि ये सफर तो पहले से तय था। वो सीधा उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस पर वार कर रही है। उससे ये बता रही है कि वो इस खेल का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक खेल है। और शीशे में जब उन दोनों की नजरें मिलती हैं, वो तो बहुत ही खौफनाक पल होगा। बहुत खौफनाक। ये एक शिकारी और शिकार के बीच का वो पल होता है जहां शिकार को अपनी बेबसी का पूरी तरह एहसास होने लगता है। और इसके बाद कैब आगे बढ़ती है, लेकिन अंदर का माहौल अब भयानक रूप से बदल चुका है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है जो शांति बिल्कुल नहीं देता बल्कि खौफ पैदा करता है। शीशे में साफ दिख रहा है कि वो औरत बिना पलक झपकाए लगातार राघव को घूर रही है। बिना पलक झपका। हाँ, और फिर वो उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरी तरह से मर्यादा के बाहर है, मतलब बहुत पर्सनल है। वो कहती है, क्या तुम हर रात गाड़ी चलाते हो? तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। ये जो सवाल है ना, ये राघव के वजूद पे सीधा प्रहार है। आप देखिए, वो उससे रास्ते के बारे में नहीं पूछ रही है या मौसम के बारे में बात नहीं कर रही है। हाँ, उसने सीधा उसके अकेलेपन पर वार किया। बिल्कुल, वो उसके सबसे गहरे अकेलेपन, उसके खालीपन को कुरेद रही है। जब कोई शिकारी आपके सबसे कमजोर हिस्से जैसे आपके अकेलेपन को पहचान लेता है ना, तो आपकी सारी मनोवैज्ञानिक ढालें गिर जाती हैं। वो उसे मानसिक रूप से कमजोर और पूरी तरह से रक्षाहीन बना रही है। और ये मनोवैज्ञानिक खेल सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता। यहाँ मैं हमारे स्रोतों में दिए गए कुछ बहुत ही खास संवेदी विवरणों यानी सेंसरी डिटेल्स पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अब गाड़ी के अंदर और बाहर की दुनिया अपने सारे भौतिक नियम तोड़ रही हैं। हाँ, चीजें बदलने लगती हैं। बिल्कुल, राघव का जीपीएस अजीबोगरीब तरीके से काम करने लगता है। स्क्रीन पर रास्ता कम होने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनंत खाई की तरफ जा रहा है। और बाहर का नजारा वो तो और भी खौफनाक हो चुका है। शहर की रोशनी और पहचानी हुई इमारतें अब गायब हो चुकी हैं। और उनकी जगह क्या है? उनकी जगह पीछे छूट रहे हैं टूटे हुए खंडहर, सड़ी गली दीवारें और बस एक वीरान बंजर जमीन। देखिए, जीपीएस कैसे खराब होना और बाहर के नजारे का अचानक बदलना, ये दिखाता है कि वे अब भौतिक दुनिया के समय और दिशा निर्देशों से पूरी तरह बाहर निकल चुके हैं। मतलब वो किसी आम सड़क पर नहीं है अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रास्ता किसी नक्शे पर है ही नहीं। ये असल में राघव के अपने दिमाग की उलझनों और उसकी भूली हुई यादों के खंडर का प्रतिबिंब है। और इस सफर में एक और चीज होती है जो बहुत अजीब है। जैसे जैसे गाड़ी इन खंडरों के बीच से गुजरती है, अचानक कैब के अंदर एक बहुत ही मीठी लेकिन मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की महक हवा में घुलने लगती है। ये एक बहुत अहम डिटेल है ना? आमतौर पर अगर हम रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर हों और अचानक कोई तेज अजनबी महक आए तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे का सायरन बजा देता है। लेकिन यहाँ यह महक राघव को शांत कर रही है, उसकी चेतना को सुन्न कर रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये कोई सामान्य इत्र था या कोई सम्मोहन की चाल? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोबायोलॉजी की तरफ देखना होगा। ये महक एक बहुत ही सोची समझी चाल है। देखिए, प्रकृति में कई परभक्षी यानी प्रेडेटर्स अपने शिकार को सुन करने के लिए इसी तरह के रसायनों या संकेतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि शिकार उनसे संघर्ष ना करे। अच्छा, मतलब उसे शांत करने के लिए? बिल्कुल। जब वो महक हवा में फैलती है और वो औरत राघव की सीट के ठीक पीछे अपनी ठंडी उंगलियां रखती है और फुसफुसाती है, हर चीज को अकेला नहीं होना चाहिए, तो राघव का दिमाग बुरी तरह उलझ जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या उसका डर उस महक से एकदम खत्म हो जाता है? खत्म नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग धोखा खा जाता है। धोखा कैसे? देखिए, हमारी नाक का जो हिस्सा महक को प्रोसेस करता है, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, वो सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा होता है जो भावनाएं और डर नियंत्रित करता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं। अब एक तरफ तो उसकी आंखें देख रही हैं कि बाहर खंडर हैं, पीछे एक अजीब सी औरत बैठी है जो कि खतरे का साफ संकेत है। हाँ, जो बहुत डरावना है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी नाक एक मीठी आराम देने वाली महक महसूस कर रही है और त्वचा पर एक स्पर्श है। इस विरोधाभास को हम मनोविज्ञान में फियर अराउजल मिस एट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब दिमाग डर और आराम के बीच फर्क करना भूल जाता है और एक तरह से हैंग हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। ओहो, मतलब उसका सिस्टम क्रैश हो गया। बिल्कुल। राघव की सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी है। ये तो एक ऐसा जाल है जिसे दिमाग खुद अपने लिए ही बुन रहा है। और यहीं से इस खौफनाक सफर की जो गति है वो अचानक तेज हो जाती है। ये महक, वो धीमी आवाज और बाहर का अंधेरा मिलकर उसे पूरी तरह जकड़ लेते हैं। और फिर क्लाइमैक्स शुरू होता है। हाँ, तभी अचानक गाड़ी के इंजन में जोरदार झटके लगने लगते हैं। बॉनेट से अजीब सी आवाजें आती हैं और अगले ही पल हेडलाइट्स झपक कर पूरी तरह से बुझ जाती हैं। गाड़ी में खूब दमघोटू अंधेरा छा जाता है और इंजन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये जो अचानक हुआ सन्नाटा है ना, और इंजन का मर जाना, उस मनोवैज्ञानिक जाल का अंतिम वार है। अब तक राघव के पास स्टीयरिंग व्हील था, गाड़ी चलाने का एक काम था जो उसे किसी न किसी तरह से वास्तविकता और कंट्रोल से जुड़े हुए था। लेकिन अब वो भी गया। हाँ, जैसे ही इंजन बंद होता है, उसका वो आखिरी सहारा, वो कंट्रोल का भ्रम भी छिन जाता है। अब वो पूरी तरह से असहाय है। और इस पल का जो विवरण हमारे स्रोतों में है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। राघव घबराहट के मारे पीछे मुड़ता है और वो औरत अब पीछे की सीट पर नहीं बैठी है। वो ठीक उसके पीछे, उसकी गर्दन के पास आ चुकी है। गुप्त अंधेरे में भी उसकी वो पीली अप्राकृतिक त्वचा और चेहरा राघव के चेहरे के बेहद करीब है। राघव तो डर के मारे पत्थर बन जाता है। उसकी ठंडी, एकदम बर्फ जैसी उंगलियां राघव के गाल को छूती हैं और वो बहुत ही धीमी शांत आवाज में कहती है, तुम थके हुए लग रहे हो। ये कहानी का सबसे खौफनाक और सबसे शांत पल है। यहाँ कोई चीख पुकार नहीं है, कोई खून खराबा या हिंसा नहीं है। मौत हमेशा शोर मचाते हुए नहीं आती है। सही कहा। कभी कभी वो बस एक थका देने वाले सफर के अंत में ना एक ठंडे स्पर्श की तरह आती है। उसका ये कहना कि तुम थके हुए लग रहे हो, ये सिर्फ उसके काम की थकान नहीं है, ये उसकी आत्मा की, उसके पूरे अस्तित्व की थकान है।
बाप रे। और फिर वो उसे चूम लेती है। और ये कोई साधारण चुंबन नहीं था। स्रोतों में इसे जिस तरह से बयां किया गया है, ये ऐसा था जैसे कोई परजीवी अपने शिकार के शरीर से आखिरी कतरा जान का खींच रहा हो। मौत का चुंबन। हाँ, राघव का शरीर तेजी से कमजोर पड़ने लगता है। उसकी आंखें भारी होकर बंद होने लगती हैं, जैसे उसकी चेतना, उसकी रूह को ही किसी वैक्यूम में खींचा जा रहा हो। विभिन्न संस्कृतियों और लोक कथाओं में ना इस मौत के चुंबन का जिक्र आता है। ये एक रूपक है कि कैसे मृत्यु इंसान की बची कुची चेतना को अपने अंदर समा लेती है। ये वो बिंदु है जहां राघव अपनी आजादी और अपना वजूद हमेशा के लिए उस अनजान ताकत को सौंप देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि पूरी तरह से पलट जाती है। उस खौफनाक शांति को चीरते हुए एक भयानक धमाका होता है। एकदम से। हाँ, जैसे कोई कांच टूट गया हो। स्क्रीन पर एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी चमक उठती है। इतनी तेज रोशनी जो आंखों को अंधा कर दे। कानों में एक तेज गूंजने वाली सीटी जैसी आवाज होने लगती है। ये बदलाव इतना अचानक है कि किसी की भी दिल की धड़कन रुक जाए। और जब वो रोशनी धीरे धीरे कम होती है तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका होता है। इस रोशनी और इस अचानक आए बदलाव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये रोशनी कोई जादू या कोई चमत्कार नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिसोसिएटिव फ्यूग या भ्रम की स्थिति का टूटना कह सकते हैं। भ्रम का टूटना। हाँ, ये वो पल है जहां इंसान के दिमाग ने जो एक झूठी दुनिया बना रखी थी, जो एक ढाल बना रखी थी खुद को बचाने के लिए, वो कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब रोशनी हटती है तो राघव अब कैब के अंदर नहीं है। वो बाहर उस घनी कंपा देने वाली धुंध के बीच सड़क पर अकेला खड़ा है। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? क्या? वहां कोई कैब है ही नहीं, कोई कार नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ भी नहीं। वो औरत भी गायब है। वो पागलों की तरह इधर उधर देखता है। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा पुराना जंग लगा हुआ लोहे का भारी गेट है। उस गेट पर बड़ी बड़ी जंजीरें लटकी हैं और उन जंजीरों के बीच एक पुराना धूल से भरा बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है शांति विहार कॉलोनी 2008 से बंद। ये जो बोर्ड है ना, ये कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। ये साबित करता है कि जो सफर वो तय कर रहा था वो कभी भौतिक दुनिया का सफर था ही नहीं। मतलब वो सच में नहीं हो रहा था? जी। 2008 से बंद हुई जगह पर कोई कैसे जा सकता है? वो असल में मृत्यु के बाद की दुनिया, या जिसे हम दो दुनियाओं के बीच का एक ठहराव कहते हैं, लिम्बो, वहां खड़ा है। उसकी वास्तविकता अब तक सिर्फ एक भ्रम थी। लेकिन असली डरावना सच जो राघव की पहचान को टुकड़ों में बांट देता है वो अभी बाकी है। जब राघव उस जंग लगे गेट के सामने असमंजस और खौफ में खड़ा होता है, तभी धुंध में से वो औरत फिर से प्रकट होती है। अच्छा, वो वापस आ जाती है? हाँ, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका है। अब वो किसी इंसान जैसी नहीं दिख रही है। वो आधी पारदर्शी है, जैसे धुएं और राख से बनी हो। उसकी आंखें जो पहले एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए थीं, अब सिर्फ दो काले गहरे खोखले गड्ढे हैं। बाप रे। और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक अप्राकृतिक मुस्कान खिंची है जो चेहरे के किनारों तक जा रही है। देखिए, ये उस ताकत या उस आत्मा का असली रूप है। अब उसे कोई छलावा करने की, कोई इत्र छिड़कने की या कोई मीठी आवाज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शिकार अब पूरी तरह से जार में आ चुका है और सच्चाई से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और फिर वो औरत अपनी पारदर्शी धुएं जैसी उंगली राघव की तरफ उठाती है और एक ऐसी बात कहती है जो राघव के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसकी आवाज अब हवा की सरसराहट जैसी है। वो कहती है, तुमने मुझे 5 साल पहले बिठाया था, तुम्हें याद नहीं? यह सुनकर राघव के दिमागी संतुलन की क्या हालत हुई होगी, ये सोचकर ही पसीना आ जाता है मुझे तो। बिल्कुल, ये एक भयंकर पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस। राघव के दिमाग में अचानक स्मृतियों का एक बांध टूट जाता है। उसे याद आने लगता है 5 साल पहले की वो रात, वही धुंध से भरी सड़क, वही लाल ड्रेस वाली औरत जिसने अचानक कैब रुकवाई थी, वही सन्नाटा, और फिर वो अंधा कर देने वाली रोशनी और एक भयानक कार एक्सीडेंट की आवाज। और राघव कांपते हुए अपने ही हाथों को देखता है। और यहाँ दर्शकों इस कहानी का वो सच सामने आता है जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। उसके हाथ अब ठोस नहीं है, वो गायब हो रहे हैं। हाँ, वे धुएं और राख की तरह हवा में घुल रहे हैं। वो खुद को देखता है, आसपास कोई शीशा नहीं है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि जमीन पर उसकी कोई परछाई भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। वो औरत उसके और करीब आती है और उसी भयानक मुस्कान के साथ कहती है, तुम कभी ड्राइवर नहीं थे राघव, तुम हमेशा आखिरी सवारी थे। इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच यही है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें ना, तो ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं रह जाती। ये एक गहरे मानसिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की कहानी है। मतलब वो खुद को धोखा दे रहा था। जी हाँ, सोचिए, एक इंसान पिछले 5 सालों से अपनी ही मौत से अनजान है। उसका अपना ही दिमाग उस भयंकर हादसे को, उस भयानक दर्द को स्वीकार ही नहीं कर पाया। इसलिए खुद को उस दर्द से बचाने के लिए उसके अवचेतन मन ने एक भ्रम पैदा कर लिया, एक लूप बना लिया। बिल्कुल, उसने खुद को उसी सड़क पर, उसी कैब में रोज रात को गाड़ी चलाने के एक सुरक्षित लूप में फंसा लिया। ये बहुत ही दुखद है। यानी वो हर रात अपनी कैब चला रहा था, ये सोचकर कि वो जिंदा है, वो एक ड्राइवर है, उसे पैसे कमाने हैं, जबकि असलियत में वो 5 साल पहले ही उस एक्सीडेंट में मर चुका था। वो एक ऐसा भूत था जिसे अपनी ही मौत की खबर तक नहीं थी। ये सच में दिल दहला देने वाला है कि एक आत्मा अपनी ही मौत को नकारते हुए एक झूठी, थका देने वाली जिंदगी जी रही हो। इसे मनोविज्ञान में हम डिनाइल या सच्चाई से इनकार का सबसे चरम स्तर मान सकते हैं। अच्छा। जब ट्रॉमा या आघात इतना बड़ा हो कि आपकी आत्मा उसे बर्दाश्त न कर सके, तो वो एक पुरानी पहचानी हुई दिनचर्या में पनाह ले लेती है। इंसान सोचता है कि अगर वो अपनी रोज की आदत बस दोहराता रहेगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और राघव के लिए वो पनाह थी उसकी कैब और उसका काम। एकदम सही, वो औरत, चाहे वो मौत हो या कोई और आत्मा, वो सिर्फ उसे ये सच्चाई बताने, उसका भ्रम तोड़ने और उसे इस लूप से बाहर निकालकर असलियत का आईना दिखाने आई थी।
ये एक भयानक त्रासदी है, अकेलेपन की और अपनी सच्चाई को न स्वीकार कर पाने की। और फिर कहानी हमें वापस उस दृश्य पर ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। सब कुछ धुंध में गायब हो जाता है, न राघव बचता है न वो गेट, और हम देखते हैं कि उस सुनसान सड़क पर धुंध को चीरते हुए एक नई कैब आ रही है। एक नई कैब? हाँ, उसमें एक नया अनजान ड्राइवर बैठा है जो शायद अपनी ही जिंदगी की थकान और अकेलेपन से लड़ रहा है। और सड़क के किनारे उस अकेली झपकती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे वो लाल ड्रेस वाली पारदर्शी औरत फिर से खड़ी है, किसी नए शिकार के इंतजार में। एक अंतहीन चक्र फिर से शुरू हो गया है। एक नया इंसान, एक नया भ्रम और वही खत्म न होने वाला सफर। जो दिमाग सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, वे हमेशा ऐसे ही चक्रों में भटकते रहते हैं। ये कहानी एक अंतहीन लूप की तरह वहीं से शुरू हो जाती है, मानो ये कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कहानी हमें सिर्फ डराती ही नहीं है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या और हमारी वास्तविकता कितनी नाजुक है और हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मोड़ पर आज की ये गहरी चर्चा अपने अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो शायद इस भूतिया कहानी से भी ज्यादा भयानक है। वो क्या? देखिए, हमने देखा कि कैसे एक इंसान का अवचेतन मन सच्चाई से बचने के लिए मृत्यु के बाद भी एक ही दिनचर्या, एक ही रूटीन को दोहराता रहता है। वो काम करता रहता है क्योंकि उसे और कुछ नहीं आता। लेकिन जरा उन मशीनों, उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स के बारे में सोचिए जिन्हें हम आज बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। है ना? उन्हें तो प्रोग्राम ही इसलिए किया गया है कि वे बिना थके, बिना रुके एक ही काम को अनंत काल तक करते रहें। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब इंसानियत खत्म हो जाएगी, हमारे शहर खंडहर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ सर्वर चालू रहेंगे? ये तो बहुत गहरा विचार है। कुछ ऑटोनोमस गाड़ियां खाली सड़कों पर बिना किसी सवारी के अपनी कोडिंग के लूप में फंसी हुई हमेशा चलती रहेंगी। क्या सदियों बाद ये मशीनें ही इस खाली दुनिया की नई आत्माएं बनेंगी जो एक ऐसे रूटीन को जी रही होंगी जिसका अब कोई मतलब ही नहीं बचा है? और क्या वे कभी ये समझ पाएंगी कि उनका वजूद अब सिर्फ एक भूतिया कहानी बनकर रह गया है? बिल्कुल, आप लोग इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।